जब नवरात्रि होगी, शिवरात्रि होगी, होली होगी, दिवाली होगी, एक भी ट्वीट उनका नहीं आएगा। और वही जब ईद आ जाएगी तो टोपी लगा करके और जाएंगे, सेवई का प्लेट रहेगा वहाँ पर, वो फोटो खिंचाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया हैप्पी मुबारक, ईद मुबारक। ऐसा क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि मैं बोलूँ ही, मैं आपके सामने ही बोलूँ? ऐसा आप क्यों चाहते हैं, ये बताइए। बात ठीक है, अगर मैं आपको जय श्री राम बोलूँगा तो आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या? अगर आप हिंदू हैं तो अगर किसी मुसलमान की बेटी का रेप हो जाता है तो उसको 10 दिन उसको ट्वीट करेंगे। किसी हिंदू की बच्ची का, अगर खुद अपने यादव समाज की बच्ची का अगर रेप हो जाता है और किसी मुसलमान ने कर दिया है तो उस पर चुप्पी साध लेंगे। वो लोग कहते हैं कि अगर उस जय श्री राम बोलेंगे तो माइनॉरिटी का जो भी वोट हट जाएगा। लगता है आपको ऐसा? प्रदेश की राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर टिकी रहेगी? हाँ, वैसे ही टिकी रहेगी जब तक चलेगा। वैसे देश को और कुछ जरूरत नहीं है? और कुछ जरूरत नहीं है। क्या शिक्षा जरूरत नहीं है? शिक्षा है, शिक्षा तो क्या, स्वास्थ्य जरूरत नहीं है? एक पार्टी को हराने के लिए आप सोचिए, इतने सारे लोग, खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जब तक इलेक्शन नहीं हो गया तब तक वहीं बैठे रहे। भारत सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। तो क्या भारत को आज़ाद कराने में सिर्फ हिंदुओं ने ही बलि दी है? हिंदुओं ने ही बलि दी है। भारत को आज़ाद जिसको लेना था वो पाकिस्तान ले लिया। और यही काम बिहार में भी हुआ, सेम यही काम बंगाल में भी हुआ, और हो सकता है आने वाले चुनाव में यूपी में भी यही होने वाला है। गोडसे जी को मैं मानता हूँ, मैं आदर्श मानता हूँ गोडसे जी। गोडसे को आदर्श मानते हैं? मैं गोडसे के राष्ट्रपिता के हत्यारे को आप आदर्श मानते हैं? जी का मैं भक्त हूँ। हिंदू क्यों नहीं हो बताइए? कौन हिंदू? आपने कहा ना कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते, अभी एक यादव और एक मुसलमान दोनों अगर झगड़ा करते हैं तो यादव को छोड़ करके वो मुसलमान का सपोर्ट करते हैं। पहली बात है, मतलब हम वोटर है ही नहीं, हम वोटर है ही नहीं, हम सपोर्टर हैं। ये बस एक ऐलान कर दे वो ना कि चढ़ाई कर रहे हैं मथुरा पर, आओ हमारे साथ, तो खुद मैं 100 आदमी लेके जाऊंगा। पहले था ऐसा ही था, जब सरकार आ जाती थी तो गमछा चढ़ जाता था, और सरकार उतर जाती थी तो गमछा कंधे पर आ जाता था। जो बंगाल में जो चुनाव हुआ है और जिस तरीके से रिजल्ट आए हुए हैं, लोग ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो चुनाव है उसको जीता नहीं गया है, छीना गया है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 15 साल से ममता बनर्जी वहाँ पर सरकार चला रही थी और लोगों के मन में कुछ गुस्सा भी था, एंटी इनकम्बेंसी भी था, इसके लिए वहाँ पर परिवर्तन हुआ है। अच्छा, हाँ। तो क्या ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा चुनाव हुआ है और एक भी मर्डर नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड है कि वहाँ पर आज इस चुनाव में एक भी मर्डर नहीं हुआ है। और केंद्र सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूँ और चुनाव आयोग को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इतना निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। क्या वजह हो सकती है, मुख्य वजह भारतीय जनता पार्टी को जीतने की और ममता को हारने की? ममता को हारने का कारण वही था कि वहाँ पर जो भी केंद्र की सुविधाएं जाती थी वहाँ पर उन लोगों को मिलता नहीं था। बात कर लेते, लगता है कि जो बंगाल में चुनाव हुआ है वो निष्पक्ष हुआ है? देखिए अरविंद जी, कुछ कह नहीं सकते। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी इंद्रेश भाई ने बताया कि ये निष्पक्ष चुनाव हुआ है। अगर निष्पक्ष चुनाव होता तो जितने भी ये नेता इतने बने, 21 राज्यों के कम से कम मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेके वित्त मंत्री, सारे लोग, मतलब एक पार्टी को हराने के लिए आप सोचिए, इतने सारे लोग, खुद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जब तक इलेक्शन नहीं हो गया तब तक वहीं बैठे रहे। और सबको मालूम है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं, जितने भी मतलब केंद्र के अंदर जितनी भी एजेंसियां आती हैं, वो जहां भी इनको बीजेपी वालों को जितना होता है वो सारी अपनी ताकत लगा देते हैं। चाहे वो आपको किसी तरह डिमोलाइज करेंगे, किसी भी तरह आपको होपलेस करेंगे। आपने भी कहा कि कई गृह मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक कई राज्यों के नेता मंत्री वहाँ पर चले गए, तो ऐसा थोड़ा था कि विपक्ष इसमें पीछे था? विपक्ष के कितने लोग, आपके अखिलेश गए थे, तेजस्वी यादव गए थे, राहुल गांधी गए थे, तमाम पार्टियों को जाकर के ममता के पक्ष में वोट मांगा था इन लोगों ने। ठीक है, एक दिन आदमी जाता है, लेकिन वहीं रह के, मतलब देश का गृह मंत्री वहीं रह के और सब कुछ मॉनिटराइज कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो क्या लगता है कि उनके जाने से लोगों का मूड बदला है या फिर वहाँ जाकर के 3-5 किया गया है? नहीं, उनके जाने से लोगों का मूड नहीं बदला। वो जो जांच एजेंसियां हैं वो उन पे निगाह रख रहे थे कि जो हमने बोला है वो काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इसलिए वो यहाँ पे इतने दिन से बैठे हुए थे। अच्छा। और यही काम बिहार में भी हुआ, सेम यही काम बंगाल में भी हुआ, और हो सकता है आने वाले चुनाव में यूपी में भी यही होने वाला है। क्या वजह हो सकती है कि कई प्रदेशों में भाजपा का जो बहुमत है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है? आप लोग कह रहे हैं कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल भरा सफ़र है कि मतलब इसमें आप समाजवादी पार्टी की सरकार बन सके। देखिए, मैं पहले ही कहा हूँ कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है उस हिसाब से तो यही लगता है कि भारत में जो अभी कुछ राज्य बचे हुए हैं जो बीजेपी के शासित नहीं हैं, वो कुछ दिन के बाद वो भी आ जाएंगे।
लेकिन बाकी देश के विकास पे और इन सब चीज़ों पे जब आप चर्चा करेंगे, पढ़े लिखे लोगों से आप बात करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हम जो ये सिस्टम जो काम कर रहा है वो सिर्फ सिंगल आदमी को या सिंगल चीज़ों मैंने एक ही चीज़ को लेकर सिर्फ आगे बढ़ा रही है, बाकी लोगों को पीछे धकेलते जा रही है। अभी इसमें से कुछ लोग धरने पर बैठते हैं, कभी नौकरी के लिए, किसी भ्रष्टाचार के लिए, तो देखिए क्या तानाशाही है। हम आज़ाद हैं और आज़ाद हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी किसी चीज़ की मांग के लिए अगर हम धरना कर रहे हैं तो सीधे लाठीचार्ज करवाया जा रहा है, पिटवाया जा रहा है, फर्जी उठा के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इस हिसाब से आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार क्या करना चाहती है? कितनी सहमत इस बात से आप? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो बीजेपी सरकार है सबके बारे में सोचती है। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी समुदाय का हो, सबको एक समान देती है। उसका जो भी लाठीचार्ज क्यों होता है? छात्रों पे लाठीचार्ज, जो नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज ऑप्शन है, विकल्प है इसका कि मतलब जैसे मान लीजिए कि कानून में लिखा गया है धरना आप दे सकते हैं, तो कानून में ये भी लिखा गया है कि अगर आप उपद्रव करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना देंगे तो ओके, कोई बात नहीं है। लेकिन आप शांतिपूर्ण धरना नहीं देकर के उपद्रव करेंगे तो संविधान में प्रावधान है कि आपके ऊपर लाठीचार्ज होगा। उत्तर प्रदेश में क्या कंडीशन है इस बार? उत्तर प्रदेश में भाजपा है और कोई नहीं। क्या वजह हो सकती है? वजह यही है, सबका साथ सबका विकास, सबको सबका विश्वास, सबके साथ अच्छा काम करना। कोई भी योजना आती है तो कुर्मी को भी मिलता है, यादव को भी मिलता है, चमार को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, जिंदार को भी मिलता है। अभी देख लीजिए जैसे किसान योजना है, तो जो भी काश्तकार है उसकी जाति नहीं देखी जाती है, उसके पास ज़मीन है कि नहीं है ये देखी जाती है, उसको मिल रहा है पैसा। महिलाएं हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो योजना है सबके लिए लागू है। तो ये सरकार जो है सबके लिए देखती है, किसी एक विशेष समुदाय को नहीं देखती है। लगता है आपको ऐसा कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है इस प्रदेश में, इस सरकार में? आप जर्नलिस्ट हैं, आप घूम रहे हैं, समाज में भी रहते हैं। सरकार की कितनी योजनाएं हैं, जैसे भाई ने कहा कि जितनी भी योजनाएं हैं सब तक पहुंच रही हैं। अब भाई बता दें कि अब तक सरकार की कितनी योजनाएं रही और क्या क्या योजनाओं पे काम हुआ है, नया क्या काम हुआ है। बता तो रहे हैं, तो राशन ये मिल रहा हमेशा है, पेंशन मिल रही है, बता रहे हैं कि ये प्रधान सम्मान निधि किसान सम्मान निधि मिल रही है, आवास योजना सब चल रही है, सबको मिल रही है। किसान सम्मान निधि मिला है। भाई से पूछ लीजिए अभी कि अभी कितने पूरे देश में कितने किसानों की सम्मान निधि रुकी है और कितनी बार से नहीं मिल रही है और क्यों नहीं मिल रही है। लिस्ट में नाम है, सब कुछ है, उसके बाद भी उनको CSC केंद्र और कृषि भवन पे दौड़ाया जा रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है? या तो सरकार के पास बजट कम हो गया है देने के लिए, और नहीं तो हो सकता हो कि भाई वो देना ही ना चाहती हो, चाहे ऐसा करके वो लोगों को धीरे धीरे कम करते जा रही है। फिर भी जैसे इन्होंने कहा कि मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं मिल पा रही है, धरातल पर सही तरीके से नहीं मिल पा रही है। आपके कहने का मतलब कि सही तरीके से सबके पास नहीं पहुंच पा रही है। इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर सरकार काम कर रही है, आपके कहने अनुसार कि मतलब सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से जीत जाना, जो अगर हम लोग जो ग्राउंड पर हम लोग भी उतरते हैं ना, तो काफ़ी मतलब यही होता है कि हर हर मोदी, जय श्री राम। तो क्या लगता है कि लोग पागल हुए हैं, एक मोहब्बत है, जातिवाद को लेकर के वोट दे रहे हैं कि वाकई में जो योजनाएं हैं उस पर लोग वोट दे रहे हैं? नहीं, देखिए अगर हम विकास पे वोट करेंगे ना तो 75% नेता इस काबिल ही नहीं है कि उनको वोट दिया जाए। रही बात, गलती हमारी भी है, हम जनता हैं, वोटर हैं, लेकिन एक्चुअली बात इसके पहले भी आपसे एक भी मेरी बात हुई थी, मतलब हम वोटर है ही नहीं, हम वोटर है ही नहीं, हम सपोर्टर हैं। अगर हम वोटर एक्चुअल में हम वोटर हैं तो हम देखेंगे कि हमारे लिए कौन क्या कर रहा है, सही गलत की पहचान करेंगे। पहले सही गलत की पहचान करेंगे, उसके बाद वोट देंगे। ऐसा नहीं मैं यादव हूँ तो अखिलेश को ही वोट दूँ, चाहे अखिलेश कुछ भी गलत करें। अगर मैं ठाकुर हूँ तो योगी जी को वोट दूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है, जो यादवों की जो कंडीशन, यादव वर्ग की बात मैं कर रहा हूँ, माइनॉरिटी थोड़ा सा इस वक्त थोड़ा सा बिछड़ा हुआ है, दो खेमे में बटा हुआ है। लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं, मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, ग्राउंड पे जब बातें आती है तो ये कहते हैं कि यादव कुछ भी हो जाए, अखिलेश भैया जिंदाबाद। देखिए इसके कई वजह हो सकते हैं। अगर आप नेता ढूंढ रहे हैं तो इस समय जो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसमें सबसे पढ़ा लिखा, और चाहे 5 साल अखिलेश मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके काम का फैक्टर देख लीजिए, उनकी सोच देख लीजिए, उनकी योजनाएं देख लीजिए। अगर इस हिसाब से अगर सर्वोत्तम सी बात तो यही है ना कि पढ़ा लिखा होने के बाद, काम करने के बाद भी सत्ता में 2 बार से नहीं आ रहे हैं।
वजह मैं जानना चाहता हूँ ना आपसे। मैं वही बात आपसे तो कह रहा हूँ, अगर हम वोटर होते, अगर हम जातिवाद नहीं करते, अगर हम ये सब नहीं देखते, तो फिर उनका आना बनता था। क्या लगता है अखिलेश यादव की हारने की मुख्य वजह क्या हो सकती है? अभी छोटे भाई ने बोला है कि अखिलेश यादव समाज से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनका सपोर्ट कर रहे हैं। पढ़ा लिखा होना और सरकार चलाने में बहुत अंतर होता है। बहुत से पहले के राजा महाराजा थे एक अक्षर भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन उन लोगों को सरकार चलाने का उन लोगों का मुख्य वजह बताइए, हारने की मुख्य वजह बताइए। हारने की मुख्य वजह ये है कि वो थोड़ा सपोर्ट अपने साइड सपोर्ट करते हैं, जैसे मुसलमान हो गए, उन लोगों का सपोर्ट वो करेंगे। अभी एक यादव और एक मुसलमान दोनों अगर झगड़ा करते हैं तो यादव को छोड़ करके वो मुसलमान का सपोर्ट करते हैं। पहली बात है वो यादव को छोड़ देंगे, तो जो गलत रहेगा उसको सपोर्ट किया जाएगा। वोट लेना होगा तो यादव सपोर्ट करेंगे। और जब वोट ख़त्म हो जाएगा, अगर किसी यादव बस्ती में अगर मुसलमान हमला करता है तो सबसे पहले अखिलेश की गाड़ी मुसलमान के गांव में जाएगी, यादव भाई को छोड़ देंगे वो। अच्छा, मतलब यहाँ पे माइनॉरिटी को सपोर्ट करते हैं, हिंदू का पक्ष नहीं करते हैं वहाँ पे। हिंदू का पक्ष नहीं करते हैं। और इसके वजह से कम एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अखिलेश यादव से खफा है, क्योंकि वो किसी भी हिंदू का सपोर्ट नहीं करेंगे वो। पहली बात, जब नवरात्रि होगी, शिवरात्रि होगी, होली होगी, दिवाली होगी, एक भी ट्वीट उनका नहीं आएगा। करते तो हैं भाई, हाँ करते हैं, लेकिन मन से नहीं करते हैं। अच्छा, हाँ, और वही जब ईद आ जाएगी तो टोपी लगा करके और जाएंगे, सेवई का प्लेट रहेगा वहाँ पर, वो फ़ोटो खिंचाएंगे और बोलेंगे कि हाँ भैया हैप्पी मुबारक, ईद मुबारक। और होली में कभी ये नहीं जाएंगे कि अरे भैया आओ अबीर लगा लो, होली मुबारक। बस ट्वीट आ गया है अखिलेश भैया का कि सबको होली की शुभकामनाएं। लगता है ऐसा? अगर आपको बात देखिए, बात सही है। आज तक श्री राम मंदिर नहीं गए वो, क्यों जाएंगे? वही तो जाना बस यही तो मुद्दा मिल जाता है ना, पक्ष को ही मुद्दा मिल जाता है, विपक्ष को नहीं। विपक्ष और पक्ष की बात नहीं है, मतलब क्यों जाएंगे? क्योंकि वो हिंदू हैं ही नहीं। पूछिए कैसे? अगर वो हिंदू होते तो जिस मुख्यमंत्री भवन से उनको निकाला गया, पहले उसको गंगा जल से धुलवाया गया। क्यों धुलवाया गया, इसका जवाब कभी मांगे हैं योगी जी से कि क्यों धुलवाया? सफाई की होंगी भैया उन्होंने गंगा जल से। भाई अपने विचार हो सकते हैं, मतलब कोई सफाई नदी के पानी से करता है, कोई गंगा जल से करता है, कोई हैंडपाइप से करता है, तो अपनी व्यक्तिगत विचार है ना भाई। ठीक है, मतलब आप नेता हैं या अभिनेता हैं? व्यक्तिगत विचार। आप किसी गांव के या राष्ट्र के या प्रदेश के मुखिया हो गए तो आप व्यक्तिगत नहीं रहेंगे। हिंदू क्यों नहीं हो बताइए? कौन हिंदू? आपने कहा ना कि अखिलेश यादव हिंदू नहीं है। अगर वो हिंदू होते तो वो गंगा जल से वो घर को नहीं धुलवाया जाता। इसके पीछे लॉजिक क्या है कि मतलब गंगा जल से धुलवाने की वजह से वो हिंदू नहीं होंगे? लॉजिक है ना यार। जैसे कि अब बोल रहे हैं आप कि हम सभी लोग हिंदू हैं, तो सब में समानता होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी तक उसको शुद्ध करने के बाद, उस समय भी आप भी सुने होंगे उस समय कि पहले मुख्यमंत्री आवास को शुद्ध करना है, शुद्ध भाषा आ गई तो आप हिंदू कहाँ से बचे? सिर्फ एक ही लाइन आप पकड़िए। जैसे अभी सुबह में बात हो रहा था ना कि मतलब आपको ज़्यादा दिखा नहीं कि गाड़ी आपकी है, ऐसा आपसे बात हुआ था ना, ये कैसे आई मालूम नहीं। सेम मतलब सिर्फ एक ही चीज़ आप पकड़िए। तो क्या इसी वजह से नहीं, इसको नहीं, वो इसलिए नहीं गए, वो उनका ऐसा नहीं। वो बोले भी, वो तो बोले कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, मैं बाद में जाऊँगा। वो तो अपने यहाँ शंकर जी को वो अपने यहाँ भी मंदिर बनवा रहे हैं। वो जय श्री राम नहीं बोलते हैं, यहाँ तक कि हर हर महादेव नहीं बोलते हैं, यहाँ तक कि राधे राधे भी नहीं बोलते हैं, जय श्री कृष्णा नहीं बोलते। ऐसा क्यों? आप क्यों चाहते हैं कि मैं बोलूँ ही, मैं आपके सामने ही बोलूँ? ऐसा आप क्यों चाहते हैं, ये बताइए हमको। ठीक है, अगर मैं आपको जय श्री राम बोलूँगा तो आपको जय श्री राम बोलने में दिक्कत क्या? अगर आप हिंदू हैं तो नहीं, तो अभी आप बोले कि वो अपना विचार हो सकता है कि हम धुलवाएं, तो ये भी अपना विचार हो सकता है। नहीं लगता है कि इसका असर समाज में पड़ता है? एक मिनट हमको बात बताइए आप। जय श्री राम, जय कृष्ण, राधे राधे, ये सब बोलने से हम हिंदू साबित होंगे? आप मतलब आप ऐसा मतलब हमको बोलने में दिक्कत क्या है? एक मिनट हमारी बात सुनिए। बोलने में दिक्कत क्या है? नहीं, मतलब ये बोल के हमको आप फील करा रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ, अगर नहीं बोलूँ तो हिंदू नहीं हूँ। बिल्कुल आप अपनी जगह पर सही, लेकिन बोलने में दिक्कत क्या है? मतलब उसमें दिक्कत, अगर हम नहीं बोले तो उससे आपको क्या दिक्कत? विपक्ष को ये मौका मिल जा रहा है। तो विपक्ष मतलब विपक्ष जो हमको हो सकता है कि यही वजह है कि लोग उनको हिंदू साबित नहीं करते हैं। वो चले जाए, वो विपक्ष जो बोलेगा हम वही करेंगे। नहीं, आप मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हम कुछ भी करते हैं। हम अकेले घर में राम राम करते हैं, हम बाहर नहीं करेंगे। हम हिंदू हैं, ये जय श्री राम, राधे कृष्ण, जय भोले शंकर बोलने से नहीं होता है। इतने लोग कुंभ में मर गए, उनके समय भी कुंभ था ना अखिलेश का, उस समय की भी व्यवस्था देखे कितने लोग मरे। नहीं है। बिल्कुल, थोड़ा सा करीब आइए। कुंभ मेले में
आयोजक बनाया गया था आजम खान को, और आजम खान के ज़माने में उसी कुंभ मेले में पूछ लीजिए कितना आदमी मरा था। अगर उनको ज्ञान नहीं है तो मैं बताने के लिए चलिए आप ही बता दीजिए। सकता हूँ। उस टाइम में कम से कम 100-150 आदमी मरा हुआ था। जब आजम खान उसके हाँ, आजम खान का एक हिंदू का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें आजम खान को आप मुसलमान को आप बनाएंगे उसमें, तो कैसा रहेगा बताइए। लोग कहते हैं कि अगर उस जय श्री राम बोलेंगे तो माइनॉरिटी का जो भी वोट हट जाएगा, लगता है आपको ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको लगता है ऐसा? मेरे को जय श्री राम ना बोलने की पीछे की ये वजह हो सकती है? मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अखिलेश यादव ये मुस्लिम वाला मुद्दा छोड़ करके और मथुरा में कृष्ण मंदिर बनाएंगे, अगर ये ऐलान कर दें तो भारी बहुमत से जीतेंगे वो। मेरा ये मानना है। तो अपने यहाँ बनवा तो रहे हैं वो। अरे अपने यहाँ थोड़े बनवा रहे हैं। अब जहाँ पर पैदा हुए हैं राम जी वहाँ पर राम मंदिर बनवाइए, जहाँ पर कृष्ण जी पैदा हुए हैं पर कृष्ण मंदिर बनवाइए। सत्ता ये बस एक ऐलान कर दे वो ना कि चढ़ाई कर रहे हैं मथुरा पर, आओ हमारे साथ, तो खुद मैं 100 आदमी लेके जाऊंगा। ऐसा क्यों लगता है आपको कि हिंदू विरोधी हैं वो? हिंदू विरोधी है ये हैं वो। आपको क्यों नहीं, आपको भी लगता है कि हिंदू विरोधी हैं? क्या करते हैं हिंदुओं के लिए आप बताइए, कभी ट्वीट करते हैं? सत्ता में अगर किसी मुसलमान की बेटी का रेप हो जाता है तो उसको 10 दिन उसको ट्वीट करेंगे। किसी हिंदू की बच्ची का, अगर खुद अपने यादव समाज की बच्ची का अगर रेप हो जाता है और किसी मुसलमान ने कर दिया है तो उस पर चुप्पी साध लेंगे वो। मुसलमान के बारे में वो कुछ खिलाफ बोलते ही नहीं है, बस हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। इसी वजह से वो कभी जीतेंगे नहीं। कभी नहीं जीतेंगे। क्यों? हिंदुओं में क्या है, बस अगर हिंदू में भी 50% यादव बीजेपी के साथ हैं, बस 50% ही यादव बच गए हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा को लेकर के चल रहे हैं, सेकुलर का भाईचारा लेकर के चल रहे हैं, और कोई भी नहीं जा रहा है उनके चलिए, क्या हमारे देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति हिंदू और मुस्लिम पर टिकी रहेगी? हाँ, वैसे ही टिकी रहेगी जब तक ये चलेगा। वैसे देश को और कुछ जरूरत नहीं है? और कुछ जरूरत नहीं है। क्या शिक्षा जरूरत नहीं है? शिक्षा है, शिक्षा तो क्या, स्वास्थ्य जरूरत नहीं है? शिक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैवल वो चलता रहेगा, ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। लेकिन जो मेन मुद्दा यही है भारत में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये है ना, जो जिसका तादाद ज़्यादा रहेगा वही जीतेगा। लगता है ऐसा? भाई पढ़े लिखे हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं। अब भाई की बातों से आप अंदाज़ा लगाइए कि भाई जब ऐसा बोल रहे हैं कि सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करने से, फिर उन सारे मुसलमानों को भी गिनिए। APJ अब्दुल कलाम को भी आप गाली दे रहे हैं, तमाम वीर अब्दुल हमीद जैसे लोग उनको भी आप गाली दे रहे हैं। आप जैसे बोले सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर किसी 1-2 आदमी के करने से आप सबको गलत नहीं कह सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो APJ अब्दुल कलाम के गाल पे तमाचा है। वीर अब्दुल हमीद के, अफसरुल्लाह खान, सब इन सब मतलब जितने भी पहले क्रांतिकारी रहे हैं देश में, उस सबके नहीं। वर्तमान में बहस करने से हम पास्ट के लोगों को पे हम लोग कटाक्ष नहीं कर सकते, उस पर विचार विमर्श नहीं कर सकते कि अगर माइनॉरिटी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है तो इसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों का हम बुराई कर रहे हैं। वो भी तो मुस्लिम है भाई। बिल्कुल, लेकिन जो देश आप कह रहे हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, राम के वंशज हैं, तो APJ अब्दुल कलाम भी तो मुस्लिम थे, वो भी तो उसी समुदाय से आते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उनको कहाँ रखेंगे ये बताइए पहले हमको। उनको स्थान आप कहाँ देते हैं? नहीं, बिल्कुल भारत में नहीं, आप उनको कहाँ स्थान देते हैं? भारत छोड़िए, भारत सबका है जितने यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप जो इस तरह की जो भाषा का जो कर रहे हैं, भारत हिंदुओं का बोल रहे हैं। हिंदुओं का है। किसका है? भारत सिर्फ हिंदुओं का है और किसी का नहीं है। तो क्या भारत को आज़ाद कराने में सिर्फ हिंदुओं ने ही बलि दी है? हिंदुओं ने ही बलि दिया है। भारत को आज़ाद जिसको लेना था वो पाकिस्तान ले लिया। जो यहाँ पर रह गए वो हमारे संविधान को, हमारे विचार को मानने के लिए रह गए हो, लेकिन वो क्या हुआ, आप बच्चा पैदा कर रहे हैं 2, वो बच्चा पैदा करेंगे 10। आप ही के पड़ोसी जनपद गाजीपुर के रहने वाले वीर अब्दुल हमीद जैसे स्वतंत्रता सेनानी जैसे बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने में अपनी प्राणों की आहुति दे दी। आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदुओं का है? अरे भैया, तो वीर अब्दुल हमीद एक थे, एक दे दिए। बहुत ऐसे 2 थे, 3 थे। हाँ, कितने हिंदू जान दिए हैं भारत के लिए? कितने हिंदू अब तक शहीद हुए हैं? आप एक बस अब्दुल हमीद को लेकर के, अब्दुल कलाम को लेकर के जी रहे हैं। तो क्या इन लोगों को हटा देना चाहिए? इन लोगों का जो था वो चला गया। ये तो आज़ादी के समय जब बंटवारा हुआ था तो उस समय जिनको जो हक मिला, जो भागीदारी मिली, उस हिसाब से बंटवारा हुआ। तो जब बंटवारा होने के बाद अब भगाने की क्या जरूरत है? बंटवारा होने के बाद से इन लोग वोट कहाँ दिए थे पूछिए। बंटवारा क्यों हुआ था? बंटवारा इसलिए हुआ था कि हिंदू अलग रहेगा, मुसलमान अलग रहेगा, और 100% मुसलमानों ने वोट दिया था। ऐसा कुछ नहीं अलग पाकिस्तान, आप देख लीजिए, 100% मुसलमानों ने
सेपरेट कंट्री के लिए वोट दिया था। जब 100% मुसलमानों ने वोट दिया तो उन लोगों को चला जाना चाहिए ना, फिर बीच में क्यों रह गए यहाँ पर? किसकी कमी थी? किसकी कमी थी? गांधी और नेहरू की कमी थी। और किसकी कमी थी? कांग्रेसियों की कमी थी। तो अगर गांधी जी के विचारों को मानते हैं, समझते हैं, आप नहीं मानते? गांधी जी के विचारों को मैं नहीं मानता हूँ। आप गांधी जी को मानते ही नहीं? मानते ही नहीं है मैं गांधी जी को। गांधी जी कौन थे? मुझे नहीं मालूम गांधी जी कौन थे। राष्ट्रपिता थे हमारे देश के। राष्ट्रपिता कौन बोल दिया राष्ट्रपिता थे? किताबों में पढ़ाया जाए, इतिहास में लिखा हुआ है। सब कुछ पढ़ाया जाता है किताबों में। तो किताबों में तो ग्रंथों में बहुत लिखा है। आपको मालूम है क्या 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 लिखा? सत्याग्रह आंदोलन चलाया, देश छोड़ो, अंग्रेजों देश छोड़ो, उन्होंने आंदोलन चलाया। आप कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने किया ही नहीं है। वही होता है ना कि बाद में जो सिग्नेचर कर देता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया, बस यही पढ़े होंगे कि अम्बेडकर ने संविधान लिख दिया। लेकिन संविधान लिखने में संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और उसके बाद से उनकी भूमिका इनमें अहम रही है। बहुत लोगों से कई लोगों ने मिलकर के इसको किया, लेकिन मुख्य वजह तो उन्हीं को माना जाता है ना। बहुत लोगों से पूछिए तो सब वही बोलेगा कि बाबा साहब ने ही लिखा है संविधान। किसने लिखा है? हाँ, किसने लिखा है? 273 लोगों ने मिल करके लिखा था संविधान। एक ही आदमी ने नहीं लिखा था। हाँ, बस वो एक मुखिया थे उसका, और फेमस हो गए कि हाँ बाबा साहब। जहाँ भी जिस भी गांव में देखो मूर्ति मिल जाएगी कि बाबा साहब बाबा साहब। तो कुछ तो वजह रही होगी ना कि मूर्तियाँ लगती हैं। वही है ना, वही बोल रहा हूँ कि जिसका जो लेना था वो ले लिया। अभी फिर आपको पता है कितने देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा? बहुत सारे संविधानों को पढ़ा और बहुत सारे संविधानों की कॉपी किया उन्होंने। कॉपी करके लिया। कॉपी करना एक अलग, कॉपी करना इंद्रेश एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन मायने ये रखता है कि कॉपी तो किया, लेकिन मायने ये रखता है कि हमने जब पढ़ा तब तो कॉपी किया जब ना। आप किसी टीम में काम करते हैं ना, तो किसी एक कप्तान को श्रेय नहीं दे सकते हैं कि हाँ यही जिताया है। उसमें 11 खिलाड़ी अच्छा से प्रदर्शन करते हैं तब जा करके टीम जीतती है। लेकिन जो ट्रॉफी होती है वो कैप्टन को ही मिलती है। कैप्टन को ही मिलती है, फिर भी टीम का नाम होता है। मैन ऑफ द मैच कोई रहता है, मैन ऑफ द सीरीज कोई रहता है, ठीक है ना। बस कप्तान को ही श्रेय देना गलत बात है। यानी कि मतलब जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहा है और जो माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है वो देशभक्त नहीं है। देशभक्त की यहाँ बात ही नहीं है। मैं गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं हूँ। आप हैं सहमत गांधी जी के विचारों से? मैं 100% सहमत हूँ। भाई तो कह रहे हैं कि एकदम नहीं है। ये उनका अपना विचार है। हाँ। उम्र में बड़े हैं, हाँ। ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, हाँ। उनको सब कुछ मालूम होगा। हाँ। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है, अगर भाई नहीं हो तो अच्छे से जान लीजिए, पढ़ लीजिए किसने क्या किया। आप ऐसे बोल के किसी के बलिदान को, किसी त्याग को ऐसे नहीं कह सकते। अगर आप 1000 काम कर रहे हैं, अगर उसमें से अगर एक आध गलती हो भी जाए, बाय मिस्टेक अगर हो भी जाए, तो उसके पीछे पड़ के उसके बाकी अच्छे कामों को हम नहीं भुला सकते। अगर ऐसा कहेंगे तो अभी मौजूदा राजनीति में प्रधानमंत्री से लेके अभी तक जो जितने हैं, इनका बहुत सारे अभी मैं सुबह में आपसे बात होता कि टंग स्लिप हुआ, तो क्या इस बात के लिए उनको हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस हिसाब से फिर गांधी जी कैसे गलत हुए आप बताइए। आपने थोड़ी देर पहले, इसलिए मैं मौजूदा बात रखा हूँ क्योंकि आप बोले कि वर्तमान में लेके पीछे को छोड़ के वर्तमान की बात करें, वर्तमान में करनी चाहिए। तो इस हिसाब से फिर अगर गांधी जी को बुलाया जाए तो फिर इनका क्या करना चाहिए, आप ज़रा बताइए हमको। चलिए, बिल्कुल। भाई ने कहा कि यहाँ ये भारत सिर्फ हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। कब से मालूम पड़ा कि सिर्फ हिंदुस्तान हिंदुओं का है? आपके सामने भाई ने कहा, आपके पास कोई जवाब है इसका? नहीं है, लेकिन कब से मालूम पड़ा कि ये हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है? कब से मालूम पड़ा आपको? जब से देश आज़ाद हुआ, जब से देश का बंटवारा हुआ, तब से पता चला कि हाँ हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है। अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का नहीं होता तो पाकिस्तान का बंटवारा क्यों होता, आप बताइए। किस आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पहले आप यहाँ पे इसमें हम लोग जाएंगे तो एक बहुत लंबी बहस हो जाएगी। बस नहीं, एक ही मिनट में आप बता दीजिए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा किस आधार पर हुआ था, बस इसका वो जवाब मेरे को दे दीजिए। है भाई ऐसी बात ही कर रहे हैं कि अगर इस पर बहस किया जाए तो बहुत समय लगेगा। चलिए, इस टॉपिक पे हम कभी बाद में बात करेंगे। मैं बता देता हूँ, गांधी जी को आप राष्ट्रपिता मानते हैं तो गांधी जी ने मानता है भाई। गांधी जी ने 65 करोड़ रुपए पाकिस्तान को क्यों दिया? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान से और बांग्लादेश तक 30 किलोमीटर का कॉरिडोर मांगे थे गांधी जी। बोले कि अगर नहीं मिलेगा तो मैं जा करके पाकिस्तान में अनशन करूंगा। तो क्या ज़रूरत थी 30 किलोमीटर का कॉरिडोर देने के लिए? गोडसे जी को मैं मानता हूँ, मैं आदर्श मानता हूँ गोडसे जी। गोडसे को आदर्श मानते हैं? मैं गोडसे के राष्ट्रपिता के हत्यारे को आप आदर्श मानते हैं? जी का मैं भक्त हूँ, गोडसे जी का भक्त हूँ। गांधी जी को मारने का मेन कारण यही था कि गांधी जी हिंदुस्तान के अगेंस्ट जा रहे थे, पाकिस्तान का सपोर्ट करते थे वो। इसके लिए गोडसे जी ने गांधी जी का वध किया था।
अच्छा। बांग्लादेश बांग्लादेश कब बना? अरे भाई देखिए, पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था या बंटवारा हुआ था तो बांग्लादेश भी उसके साथ गया था, और बांग्लादेश और पाकिस्तान जाने के लिए रास्ता नहीं था। चलिए देखिए ये टॉपिक चेंज हो गया। हम लोग राजनीति पे बात कर रहे थे, छोड़िए देश के बंटवारे को। अभी फिलहाल जो कंडीशन है आप कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव कभी आई भी नहीं करेंगे। नहीं आएंगे, अखिलेश यादव आएंगे, लेकिन मुद्दा चेंज करेंगे तब आएंगे। अच्छा। बस वही मुद्दा रहेगा पीडीए वाला। जैसे मान लीजिए कि यादव मुसलमान एक साइड, तो कभी नहीं आ पाएंगे। आइए आप मुद्दा लेके आइए अच्छा से, तब जब अब देखिए वहाँ पर दूसरे प्रदेश में होता है वैसा धर्म, वो तो धर्मनिरपेक्ष अपने को मानते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, लेकिन बाद में क्या होता है, गमछा लगा लो अखिलेश भैया जिंदाबाद। हाँ, तो वो सब छोड़ना पड़ेगा उनको। लेकिन जब भाई गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं, अंबेडकर को कुछ मानते ही नहीं हैं, गांधी ने कुछ किया ही नहीं, अब जब ऐसी सोच के लोग हमारे देश में रहेंगे, आप धर्म का नाम लेके लड़ेंगे, आप शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य इस पर अगर बात ही नहीं करेंगे तो हम क्या उम्मीद करें कि हमारा देश कहाँ जाएगा। और सलाम है ऐसी सोच को जिनको सिर्फ धर्म दिखाई दे रहा है। अगर हम देश आज़ाद हुआ हम सिर्फ हिंदू ही हैं, तो हमको लग रहा है 15 साल होने जा रहे हैं, 15-16 साल हिंदू प्रधानमंत्री, हिंदू गृह मंत्री, हिंदू मंत्री, सब ये सवाल इनसे करना चाहिए मुझे वाकई में। बिल्कुल, ये तो छोड़िए, अब सवाल ही आप मत करिए किसी से, क्योंकि अब इसके बाद भी अगर हम सवाल कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना डिबेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप पर्सनल मुद्दे जो चीज़ें आपको उनसे पूछनी चाहिए आप दूसरे से पूछेंगे तो नहीं होगा। अगर ये बाइक अगर हमको लेनी है और ये बाइक उस लड़के की है तो निश्चित रूप से हमको हिंदू वाली ही बात पे मैंने, जैसे आपने कहा कि हिंदू खतरे में, जो आपने कहा ये सवाल तो मुझे इनसे पूछना चाहिए कि सच में ये बताइए कि जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो फिर सच में ये तो सवाल भाई होना ही चाहिए कि भाई फिर भी हिंदू खतरे में क्यों लगता है कि हिंदू खतरे में है। और इससे अच्छा तो सलाह अगर सब कुछ हमारा हो, हिंदू ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, हर जितना भी संवैधानिक पद है अगर हर जगह हिंदू ही है, अगर उसके बाद हिंदू खतरे में है तो साला अगर हमको मुस्लिमों से इतना तो साला मुसलमान को ही प्रधानमंत्री बना तो साला वही खतरे में आ जाए। कोई जवाब है? मुसलमान कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? अभी तक पाकिस्तान में देखिए हमेशा मुसलमान ही है, तो मुसलमान प्रधानमंत्री लेना है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। ये भारत हिंदू राष्ट्र है, यहाँ पर हिंदू प्रधानमंत्री रहेगा। अच्छा, बल्कि आपकी सरकार चल रही है अलग बात है, आप एक सरकार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों की देश में ज़रूरत है? आप आईफोन कब खरीदे थे? 2022 में। उस टाइम में कौन सरकार था? किसका सरकार? बीजेपी थी। बीजेपी का था। और जब मुलायम सिंह का सरकार था या अखिलेश यादव का सरकार था तो आपके पास कौन सा मोबाइल था? हाँ, एंड्रॉयड ही था। हाँ, तो विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मेहनत हमने किया है तब विकास हुआ है। अरे भैया, तो मेहनत किसके राज में किए हैं? बीजेपी के राज में किए हैं ना, तो विकास तो हुआ है। तो भाई अखिलेश की सरकार में हम छोटे थे। हाँ, छोटे थे, हमारी कमाने की उम्र नहीं थी, मैं एडल्ट नहीं था। आपके पिताजी क्या करते थे उस समय? किसानी करते थे। हाँ, अभी तो रिटायर हो गए होंगे। अभी भी किसानी कर रहे हैं। हाँ, तो कुछ तो ग्रोथ हुआ होगा ना। लगता है कि मतलब विकास हो रहा है। विकास तो हो ही रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? चबूतरा पर बैठे, यहाँ पर क्या था? मट्टी था, अभी चबूतरा है। पता है महंगाई कहाँ गई है? कहाँ गई? इसकी जीडीपी कहाँ गई है? अरे भाई, जीडीपी के बाद शिक्षा व्यवस्था कहाँ हुई है? प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पे है। इन सब पे क्या बात नहीं होनी चाहिए? बात होनी चाहिए। अगर आप मुद्दा उठाएंगे तभी तो जाएगा। जब आप बात ही नहीं करेंगे। बस यही चाह रहा हूँ कि क्या लगता है कि अभी कमी है? भाई देखिए, कमी तो हर सरकार में रहेगी। हाँ, जब शुरू होगा तो अगर घर बनेगा तो शुरू होगा तो पहले ईंट से शुरू होगा, बेस से शुरू होगा, बेस बनेगा, कोठरी बनेगी, कोठरी बनने के बाद बर्जा बनेगा, छत बनेगा, तो बनता रहेगा वो तो। बेरोजगारी, शिक्षा और क्या मुद्दा बोले आप? स्वास्थ्य व्यवस्था। स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार ने खुद बनाया है। 5 लाख का आपको बीमा दे रही है। कराए हैं बीमा? कराए हैं? नहीं कराए हैं? कराए हैं। तो जो नहीं कराए उसको बोल दीजिए कि फ्री में बीमा बन रहा है और आप लोग भी करा लीजिए, क्योंकि अगर रोड पर जा रहे हैं एक्सीडेंट होगा तो कम से कम 5 लाख का आपका बीमा है, तो उसमें से 3-4 लाख रुपए तो आप यूज कर सकते हैं। सही है कि नहीं है? अब जब आपके पास बीमा ही नहीं रहेगा तो आप सरकार को कोसेंगे कि सरकार में उसको कुछ दिया ही नहीं। तो पहले तो जो सरकार योजनाएं चला रही हैं, पहले उसका आप
अमल कीजिए, उस पर उसका लाभ उठाइए और उसका बनाइए। पहले क्या था, किसी के बैंक अकाउंट नहीं रहता था, सबकी तनख्वाह हाथ में आती थी। हाँ, तो जिसको 10,000 देना है उसको 8,000 मिलता था, 7,000 मिलता था, खाता में लिख देते थे 10,000 रुपया। अभी क्या है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, सबका तनख्वाह सबके खाते में आ रही है। 1 रुपया, वो क्या बोलते थे राजीव गांधी कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 25 पैसा मिलता है, लेकिन अभी नहीं है। मोदी जी अगर 2,000 रुपये किसान के खाते में भेज रहे हैं तो 2,000 का 1999 रुपया नहीं मिल रहा है, 2,000 का 2,000 मिल रहा है अभी, और किसान उसको अपना पैसा निकाल करके यूज कर रहा है। तो ये सब तो विकास हुआ ही है, विकास हुआ है। विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? अभी देख लीजिए, पहले मैं 5 साल पहले मैं गांव में आता था तो सारे सब खड़िंजा थे सब। 2 साल पहले आया तो देखिए प्रधान जी के घर तक एकदम पिच हो गया है। हाँ, तो क्यों नहीं विकास हुआ है? हर गली हर जगह कहीं भी खड़िंजा नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं भी है, कहीं कहीं भी पूरा एकदम पिच हो गया है। पहले क्या था, बस मिट्टी का रोड था। जब हम लोग यहाँ से बेलथरा रोड पढ़ने के लिए जाते थे तो यहाँ से साइकिल से जब चलते थे ना, तो कब साइकिल पंचर हो जाए हम लोगों को मालूम नहीं चलता था। लेकिन अब तो थोड़ा बहुत बदलाव, जैसे जैसे जनरेशन तो बढ़ेगी हुआ है। विकास तो होगा, बदलाव होगा। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे सर्वोत्तम जी, आप एक यादव परिवार से आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक बहुत तगड़ा ट्रेंड चला शुरू से लेकर के, मीडिया ने भी इसे बहुत बखूबी दिखाया और ये बताया कि यादव एक दबंग जाति होती है। बाह मोड़ने की जो कहानी है यही अखिलेश यादव को ले डूबी। मानते हैं आप इस बात को? नहीं, मतलब आप किस आधार पे कह सकते हैं कि यादव एक दबंग जाति? मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सवाल आपसे कर रहा हूँ। लगता है आपको ऐसा? इसलिए तो पूछ रहा हूँ मैं। मतलब आपको भी ऐसा कभी लगा है कि यादव ने ऐसा किया है? मुझे आप देखिए, आप मुझे लगेगा तो भी नहीं बताऊंगा ना। सुनिए, आप अगर बताइए। सामाजिक एक लड़ाई है और जो आगे रहेगा उसको आप गुंडा कहिए, दबंग कहिए, लेकिन वो लड़ सबके लिए रहा है। आप जितने भी राजनीतिक जो आंदोलन हुए हैं आप उसमें देख लीजिए, लाठी खाने वाले, जेल जाने वाले, मतलब किसी भी मुद्दे को लेके या किसी भी आंदोलन, किसी भी तरह का आंदोलन हो जिससे सबको फ़ायदा हो, अगर ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हो तो सबसे पहले यादव रहे हैं। अगर नहीं पता हो तो पढ़ लीजिए, गूगल का ज़माना है, सब खोलिए, अच्छे से पढ़िए। अगर उसमें हम आगे खड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, अगर वो चीज़ें अगर आती हैं समाज में, जनता के बीच अगर पहुंच रही हैं और वो सब लाभ लेने के बाद भी अगर हमें कोई गुंडा कहे, अभी फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ। अगर हमें कोई कहे कि गुंडा है, हाँ। तो ठीक है भाई, अगर हमारे गुंडाई करने से अगर आपको कुछ फ़ायदा हो जाता है तो ठीक है, हम गुंडा ही सही। अच्छा, अगर हमारे वजह से जनता का फ़ायदा हो रहा है, हम किसी चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, अगर मैं गांव में मान लीजिए किसी चीज़ के लिए लड़ रहा हूँ, वो पूरे गांव वाले को फ़ायदा हो और वही गांव वाले कल कहते हैं कि गुंडा है, तो ठीक है भाई, सबको फ़ायदा हुआ, हम समझवाती हैं, सबके बारे में सोचते हैं। सेम सवाल आपसे भी लगता है ऐसा? था पहले था, ऐसा ही था। जब सरकार आ जाती थी तो गमछा चढ़ जाता था, और सरकार उतर जाती थी तो गमछा कंधे पर आ जाता था। तो सबको तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे कि हाँ बस सरकार बन गई समाजवादी की तो भैया जीत गए, बस हमारी सरकार ही है। अब ऐसा नहीं है, तो थोड़ा दबदबा तो कम हुआ है। 2027 में फिर से कौन? 27 में बस वही रहेंगे, योगी जी, और कौन रहेगा? योगी जी के टक्कर में अभी तो कोई नहीं है। अब फ्यूचर में कुछ प्लान चेंज होगा नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन जो इन लोगों की रणनीति है उसके हिसाब से तो योगी जी अभी 10 साल तक और रहेंगे। 10 साल तक और रहेंगे, 45 तक। चलिए, हमारे साथ के युवा वर्ग के लोग थे, 2 लोगों से हमने काफ़ी मुद्दों पर बातचीत किया। बातों को लेकर के आप कितना सहमत थे, कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।